की विभूतियां हैं और उनको ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा कि वो अपने कला और विज्ञान के क्षेत्र के बारे में काशी में जो उसकी जड़ें हैं उससे अवगत हो सकेंगे। तो बड़ा ही पावन पुनीत अवसर है और ये शुभारंभ का क्षण। और काशी की संस्कृति रही है कि मेहमानों का बहुत ही आदर के साथ स्वागत किया जाता है। हर हर महादेव के नारे के साथ, उद्घोष के साथ स्वागत किया जाता है। शंख ध्वनि, करतल ध्वनि और डमरू निनाद से हम स्वागत करते हैं अतिथियों का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और ये आने वाले 10 दिनों तक चलने वाला है। आज यदि हम उत्तर काशी और दक्षिण तमिलनाडु के अंतर संबंधों पर एक सरसरी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनसे दोनों क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों में एक अटूट सर्वकालिक पारंपरिक संबंध परिलक्षित होता है। कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे ज्योतिर्लिंग में काशी में विश्वेश्वर हैं तो तमिलनाडु में रामेश्वर लिंग की महत्व है। उत्तर काशी में गंगा पोषित भूमि और दक्षिण तमिलनाडु में कावेरी पोषित भूमि इनके अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कालातीत है। काशी अपने 84 घाटों के लिए जाना जाता है जिनके दर्शन स्नान हेतु तमिलनाडु से लोग आते हैं, जबकि रामेश्वरम अपने 64 तीर्थों के लिए जाना जाता है जिनमें स्नान करने हेतु काशी के लोग जाते हैं। काशी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को देव दीपावली मनाते हैं जो तमिलनाडु में तो कार्तिकेय दीपम उसी सदृश उनकी मनाने की मान्यता है। पांड्यन राजा पराक्रम के माध्यम से तेन काशी यानी दक्षिण काशी और उत्तर काशी का संबंध हम देखते हैं। ऐसे अन्य संबंधों को भी सामान्यतः देख सकते हैं, जैसे खिचड़ी पोंगल संबंध, शहनाई नादेश्वरम संबंध, बनारसी साड़ी कांचीपुरम सिल्क संबंध, काशी पीतल कमंडल कुंभकोणम वड़क्कू दीपक संबंध, बनारसी पान कुंभकोणम वेत्तलई संबंध आदि हम पाते हैं। शंखनाद यानी शंख ध्वनि के साथ माननीय अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन हुआ आयोजन स्थल पर। और साथ ही साथ हमारे बनारस में जो तमाम लोग आते हैं, काशी के घाट खास तौर से यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं और तमाम घाटों पर प्रतिदिन आप देखते होंगे अनेक विशेष घाट हैं जहाँ पर प्रतिदिन आरती होती है और सुबह बनारस का एक आयोजन होता है। और मंच पर आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत और प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्रम प्रदान किया जा रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये बड़ा ही अप्रतिम समन्वय है डॉक्टर गणेशन की महाकुंभ के दौरान ये आयोजन हो रहा है। तो कुंभ तो संगम के लिए ही जाना जाता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, और ये जो तीनों नदियां हैं ये प्रतीक हैं धर्म अर्थ काम और ज्ञान की। तो वही समन्वय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री का स्वागत अभिनंदन हो रहा है प्रतीक चिन्ह और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। तो ये आयोजन भी उसी कुंभ से जुड़ रहा है एक प्रकार से, और कुंभ जो स्थल है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए विमर्श के लिए होता है। और ये जो 10 दिवसीय आयोजन है, डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण साथ ही संसदीय कार्य भारत सरकार, आपका भी स्वागत अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया काशी के इस नमो घाट पर। इस घाट के स्वरूप में बड़ा विस्तार आया है हाल के समय में और एक नए स्वरूप में बहुत ही विस्तृत परिक्षेत्र है। हजारों की तादाद में तीर्थयात्री और पर्यटक प्रतिदिन शाम को इस घाट पर मां गंगा के किनारे सम्मिलित होते हैं। और अब स्वागत भाषण। माता की काशी தமிழ் சங்கம் 3 ஏற்கனவே 1 2 முடிஞ்சு மூன்றாவது காசி தமிழ் சங்கமம். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில காசி தமிழ் சங்கம் நிகழ்ச்சியை தொடங்க வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு யோகி ஆதித்யநாத் ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு தர்மேந்திர பிரதான் ஜி அவர்களே,
உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் ஸ்ரீ தயாசங்கர் தயாளு அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால் அவர்களே, பாரதிய பாஷா சமிதியினுடைய சேர்மன் அவர்களே, ஆக்டிங் வைஸ் சான்சலர் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி அவர்களே, செயலாளர் உயர்கல்வித்துறை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர்களே, டைரக்டர் ஐஐடி திரு காமகோடி அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில வருகை தந்திருக்கின்ற மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகள், காசி பெரியவர்கள், தமிழகத்திலிருந்து வருகை வந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள், ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், பாரதியார் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். இது திருவள்ளுவர் அவர்களுடைய திருக்குறள். இறைவனின் திருவடியை சேர்ந்தவர்களே பிறவிப் பெருங்கடலை கடப்பார்கள், சேராதவர்கள் கடக்க இயலாது என்று ஐயன் திருவள்ளுவர் நமக்கு உணர்த்துகிறது. அதற்காக தங்களது பிறவி பலன் அடைகின்ற நோக்கில் காசி தமிழ் சங்கம் எனும் இந்த கலாச்சார திருவிழாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். நமது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய உயிர் மூச்சு கொள்கையாக விளங்கும் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம், ஏக் பாரத் சிரேஷ்ட பாரத் என்ற முழக்கத்தினையும் ஊக்கத்தையும் வலிமைப்படுத்துகின்ற வகையில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வாழ்ந்து வரும் தமிழ் சமூகம் பெருமை கொள்ளும் விதமாகவும் மற்றவர்கள் பார்த்து வியங்கும் விதமாகவும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சீரும் சிறப்புமாக நடந்தேறியது. 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இதே இடத்துல வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கத்தை மிகவும் கோலாகலமாக தொடங்கி வைத்தார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான்ஜி அவர்களும் மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத்ஜி அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டார்கள். மீண்டும் 2வது முறையாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்ல மிக சிறப்பாக நடந்தது. கடந்த 2 முறை நடைபெற்ற இந்த தமிழ் மொழியின் பெருமையும் தமிழ் பாரம்பரியத்தையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் தொன்மையும் விளம்புவாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறியது. நமது பாரத பூமியில் வசிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது. காசியும் ராமேஸ்வரமும் முக்கிய தலமாக இருக்கிறது. எப்படி தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாம் காசிக்கு வர விரும்புகிறோமோ அதே போல காசியில் இருக்கிற மக்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு ராமேஸ்வரத்திற்கு வர விரும்புகிறது. இதுதான் நம்மளுடைய பிணைப்பு. இது தொன்று தொட்டு காலமாக அரங்கேறி வருகிறது. ராமாயணம் மகாபாரதத்திலிருந்து காசிக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரமும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. அதனால்தான் மயிலாப்பூர், ராமேஸ்வரம், திருப்புல்லானி, தனுஷ்கோடி என தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகள் ராமாயணத்துடன் இணைந்துள்ளது. மகாபாரதத்திலும் ஆரவான் பொன்னுருவி, ஆரவள்ளி சூரவள்ளி பாத்திரங்கள் யாவும் தமிழகத்தின் அடையாளம் என்ற நமது புராணங்களில் இருக்கிறது. மிக முக்கியமாக நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள்ல குறிஞ்சித்திணை காசி நகரை பதிவு செய்து போற்றி புகழ்கிறது. தெருவின் கண் காரணமின்றி கலங்குவார் கண்டு நீ வாரணாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதினில் நீ நின்மேல் கொள்வது ஏவன். இங்கு வாரணாசி என குறிப்பிடுவது வாரணாசி செல்வோர்க்கெல்லாம் முக்தி கிடைப்பதாக இந்த பாடல் குறிப்பிடுகிறது. 8 தொகை கலித்தொகையிலும் காசி நகரை பற்றி குறிப்புகள் மிகவும் உண்டு. மாட்டூர் மட பாஞ்சிலாசிரமம் மயிலாண்டைச்சிரம் வாதவூர் வாரணாசி என்கிறது தேவாரம். நாயன்மார்கள் ஒருவரான அப்பர் சுவாமிகள் என போற்றப்படும் திருநாவுக்கரசர் தமிழ் சிவபெருமானே வாரணாசியில் காசி விஸ்வநாதராக அருள் பாலிப்பது நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுகிறது. காசியில நம்மளுடைய பெரிய புராணத்தில் சேக்கிலார் பெருமான் இவ்வாறு பதிவு செய்கிறார். முருகப்பெருமானின் புகழ் பரப்பிய அருணகிரி நார சுவாமிகள் அருள செய்த நூலான
திருப்புகழிலும் காசியை குறிப்பிடுகிறார்கள். இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் தொடர்பு ஆன்மீகம் தொடங்கி பண்பாடு கலாச்சாரத்தில் எதிரொலிக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்கள், காசி விஸ்வநாதர், காசி விசாலாட்சி, இந்த கோயில்கள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இங்க எப்படி காசில நம்மளுடைய விசாலாட்சி விஸ்வநாதர் இருக்கிறதோ அதே போலதான் தமிழ்நாட்டில் தென்காசியில சிவகாசியில நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை போற்றுகின்ற 5000 ஆண்டுகள் 5000 साल का ये बंद है काशी तमिल काशी के लिए तमिल के लिए एक बहुत बड़ा बंद है. தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் 5000 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய உறவு, ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அதனால தான் சொன்னாங்க தென்காசியில காசி விஸ்வநாதர் கோயில அங்க வந்து தட்சின் காசி, இங்க இருக்கிறது வடகாசி, தென்காசி என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எங்கெல்லாம் உலகம் முழுவதும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நம்மளுடைய திருக்குறளை, திருவள்ளுவரை போற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில உலகம் முழுவதும் திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சாரம் அமைக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். அதே போல 3வது முறை சிறப்பு ஆட்சியில தமிழ்நாட்டில் உள்ள உலகம் முழுவதும் நம்மளுடைய திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை அமைத்துக் கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அது எங்க போனாலும் கூட ஏதோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசல, உலகத்துல பேசுறார், ஐநா சபையில பேசுறார். யாவும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று தமிழ் குரல் ஒலித்தது ஐநா சபையில மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அதனாலதான் தன்னுடைய சொந்த தொகுதி வாரணாசியில பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார், மிடி பயம் கொள்ளு வார்த்துயர் பழவெல்லுவார் என்ற பாரதியாரின் வாழ்க்கைக்கு இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியில பாரதியாருக்கு ஒரு இருக்கை அமைத்து கொடுத்ததோடு இல்லாமல் பாரதியார் வாழ்ந்த இல்லத்தை நினைவு சின்னமாக அறிவித்தது நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். இந்த முறை அகஸ்திய முனிவரை போற்றுகின்ற நம்முடைய இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3வது வருஷமானது தொடங்க இருக்கிறது. சகோதரர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், காசி பகுதியை சார்ந்தவர்கள், ஐஐடி, அதே போல பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி, மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கல்வித்துறை உள்ளிட்ட உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அனைவருக்கும் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் சார்பாக, உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் சார்பாக கோடான கோடி நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் உரித்தாக்குகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ், வெல்க பாரதம். बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी को प्रतीक्षा थी। आइए हम सब मिलकर काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण के शुभारंभ की ओर बढ़ें। हम माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाकर इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करें। ये क्षण केवल एक उद्घाटन नहीं बल्कि कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का, कृतियों का विमोचन भी आज इस अवसर पर होने वाला है और सांस्कृतिक आयोजन भी होने वाले हैं। और ये 10 दिनों तक आयोजन जो चलेगा काशी तमिल संगमम का, इसमें प्रतिदिन विशिष्ट प्रस्तुतियां होंगी जिसमें स्थानीय नागरिक और जो प्रतिभागी विशेष तौर से तमिलनाडु से और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अन्य शहरों और संस्थाओं से पधार रहे हैं, उन्हें जुड़ने का अवसर इस संस्कृति से मिलेगा और इसी का दिव्य स्वरूप अभी मंच पर रूपायमान है। जहां तक काशी रामेश्वरम अटूट संबंध का बात है, पौराणिक आख्यानों में काशी रामेश्वरम का भी उल्लेख आता है, जो लगभग 7100 वर्ष पूर्व रामायण काल त्रेता युग से संबंधित है। तदनुसार श्री राम ने उत्तर में गंगा के तट से दक्षिणी समुद्र तक की यात्रा कर लंका नरेश रावण को परास्त कर विजय पाई थी। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने ही भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था। रावण समेत अन्य हत्याओं का प्रायश्चित करने हेतु राम ने रामेश्वरम में
शिव की पूजा की। भक्त हनुमान के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनः खोजने, पुनः स्थापित करने और उसे सेलिब्रेट करने का है। काशी तमिल संगमम के पिछले 2 संस्करणों ने लाखों लोगों को अपने रंग में रंग लिया। हजारों प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आए और संस्कृति विज्ञान के अमित क्षणों के साक्षी बने। एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की असीम शक्ति को संजोए काशी तमिल संगम 3.0 का होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपराओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस बार ये संगमम महर्षि अगस्त्य को समर्पित होगा। वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के मजबूत स्तंभ, तमिल भाषा एवं साहित्य की नींव है। इस वर्ष वाराणसी में महर्षि अगस्त्य के योगदान पर एक प्रदर्शनी आयोजित होगी जिसमें उनके स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, भाषा, साहित्य, राजनीति, संस्कृति और कला के पहलुओं को उजागर किया जाएगा। काशी तमिल संगमम 3.0 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये महाकुंभ के साथ हो रहा है और अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला संगमम है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजन कर रहा है जिसमें अन्य कई मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार भी सहभागी है। IIT मद्रास और BHU इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी तमिलनाडु से हजारों प्रतिनिधि आएंगे जिनमें छात्र, शिक्षक और लेखक, किसान और कारीगर, पेशेवर और छोटे उद्यमी, महिलाएं, स्टार्टअप, नवाचार, एडुटेक, अनुसंधान से जुड़े लोग शामिल होंगे। यहाँ कला, संस्कृति, व्यंजन और व्यवसाय का अद्भुत संगम होगा। साथ ही सेमिनार, कार्यशालाएं, पुस्तक विमोचन, प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यहाँ ज्ञान और संस्कृति का साझा मंच होगा और लोग बनेंगे अविस्मरणीय पलों का हिस्सा। विचार, संस्कृति, आध्यात्म और एकता के ताने बाने से सजे काशी तमिल संगमम 3.0 का आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर L मुरुगन की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। और काशी और तमिल का यह अटूट संबंध सदियों तक ऐसे ही बना रहे। इस वर्ष काशी तमिल संगमम 3.0 का एक विशेष केंद्र बिंदु है। और वृत्त चित्र आप अभी देख रहे थे और जिसमें तमाम जो पूर्ववर्ती आयोजन है और खासतौर से कला, संस्कृति, नृत्य और गीत के जो आयोजन होते रहे हैं जिनसे जन सामान्य का बहुत ही गहरा आपसी तादाद में स्थापित हो जाता है कलाकारों से और कला की जो सुदीर्घ परंपरा है उत्तर और दक्षिण भारत की, खास तौर से उसके लिए। और जब कला की हम बात करते हैं तो हमारे बनारस में शहनाई, तबला, गायन, नाट्य, वेद, तमाम विधाओं की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है और ये परंपरा दक्षिण के तमिलनाडु से किस प्रकार से जुड़ती है। डॉक्टर गणेशन चूंकि स्वयं भारत कला भवन में रहे हैं और बड़ा लंबा अनुभव है आपका, तो किस तरह से ये समन्वय को एक भाव में आधुनिकता के हिसाब से आज के दौर में इसकी महत्ता क्या प्रतिपादित होती है, ये जरूर। और अभी जैसा हमने कहा कि इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का भी विमोचन होने वाला है। तो मंच पर आप देख रहे हैं डॉक्टर L मुरुगन, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, श्री योगी आदित्यनाथ और जो अन्य विशिष्ट अतिथि हैं, सभी के द्वारा इस अवसर पर इस कृति का विमोचन किया जा रहा है। भारत की जो संत परंपरा है, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की और काशी की तो एक अपनी संत परंपरा है। वो महाकवि कबीरदास हों, रविदास हों, चैतन्य हों और अन्य जो संत हुए, गुरु नानक देव हुए, तमाम जो हमारे आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक
उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने से लोग काशी की इस जो परंपरा है ज्ञान की, उससे जुड़ने के लिए आतुर होकर के आते हैं। और ये काशी सर्व विद्या की राजधानी यूं ही नहीं कहते डॉक्टर गणेशन, ये इसमें एक आकर्षण है, खिंचाव है और भगवान भोलेनाथ की महिमा है जो इस पूरे राष्ट्र को, सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोए रखती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आदिशंकर की बात अगर हम करें, आदिशंकर भगवत पाद की यात्रा एवं शिवधन्य काशी को शिवधन्य कहा गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की पुण्य भूमि में आदिशंकर भगवत पाद के श्री चरण जब देश के उत्तरी भाग में पड़े, काशी में भी उसी समय दाक्षिणात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। भारत को एक अविच्छिन्न राष्ट्र के रूप में विकसित करने में सर्व समन्वयकारी हिंदू धर्म का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और डॉक्टर गणेशन, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए जिसमें नादस्वरम की ध्वनि हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और तमाम अतिथियों के साथ साथ दक्षिण भारत से पधारे स्वनामधन्य तमाम जो कलाकार हैं गणमान्य, वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं।
सभी कलाकारों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री नादेश्वरम और तमिलवाद जी के रूप में जाना जाता है, इसका सुंदर प्रयोग आपने देखा। तो सेम चीज हम उत्तर भारत में जब देखते हैं तो शहनाई और जो दुक्कड़, उसके जरिए वो सांस्कृतिक एकता निरूपित होती है। और अब डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जो इस अवसर पर पधारे हैं, इस आयोजन के शुभारंभ के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार अपने संबोधन में। आज की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के श्रद्धा के केंद्र परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज की मंच पे अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य व्यापार के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर एल मुरुगन जी, उत्तर प्रदेश शासन की दो वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी, दयालु मिश्रा जी, भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी, भारतीय भाषा समिति भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चोमू कृष्ण शास्त्री जी, बीएचयू के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर संजय कुमार जी, आईआईटी मद्रास के अध्यक्ष प्राध्यापक कामाकोटी जी, आईआईटी बीएचयू के अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक श्री पात्र तथा उत्तर प्रदेश शासन के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह जी, वणकम, जय मां गंगे, हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जी की इस पवित्र नगरी काशी में मैं तमिलनाडु से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि तथा आज की समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक स्वागत करता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மகானுபாவர்களுக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்கள்। प्रयागराज की महाकुंभ 144 साल के बाद हम सभी की जिंदगी में एक सौभाग्य लेके आया है। இது இந்த காசியிலே நாம் இருப்பது இது மிகப்பெரிய நற்பேறாகும்। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष आग्रह रहा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और मेरे को दायित्व दिया, इस बार की काशी तमिल संगमम जब होगा इन सभी अतिथियों को कुंभ की दर्शन कराने का अवसर दिया जाए, उनको कुंभ क्षेत्र में रहने का सुविधा किया जाए, ऐसा विशेष रुचि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लिया था। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த முறை உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களிடமும் என்னிடத்திலும் குறிப்பாக இந்த வேளையிலே காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தை நடத்த வேண்டும் என்று ஏன் கேட்டுக்கொண்டார் என்றால் 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கக்கூடிய பிரயாகராஜிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்பமேளாவில் அவர்கள் தீர்த்தமாட வேண்டும், அயோத்திக்கு செல்ல வேண்டும், கூடவே பாபா விஸ்வநாதரையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதனால்தான் இப்பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த தமிழ்ச் சங்கமம் 3வது பதிப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்। ये सुखद संजोग है, काशी तमिल संगमम के तीसरा संस्करण भी काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के अवसर और पहली बार ये हो रहा है पवित्र राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के बाद ये पहला ही काशी तमिल संगमम आयोजन किया जा रहा है।
இதுதான் முதல் காசி தமிழ்ச் சங்கமம். இந்த சங்கமத்திலேதான் 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறக்கூடிய மகா கும்பமேளா சற்றேறக்குறைய ஓராண்டுக்கு முன்னால் சம்பிரோக்ஷணம் என்று சொல்லக்கூடிய பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்ந்த அயோத்தி, பாபா அமைந்திருக்கும் காசி, இந்த 3 புனித தலங்களுக்கும் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் சென்று தரிசனம் செய்ய இருக்கிறார்கள், புனித நீராடவிருக்கின்றார்கள். अब ये 3 पवित्र स्थान को दर्शन करने के आप सौभाग्यशाली होंगे. तमिलनाडु की जनता की ओर से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मैं पूरे भारत की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं. अनेक अनेक शुभेच्छा. நீங்கள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த நற்பெரும் பேறு உங்களுக்கு கிட்டியிருக்கிறது. உங்களுக்கு என் மனதார்ந்த பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். मित्रों, इस बार के महाकुंभ न केवल देश में, दुनिया में समग्र सनातनियों के अंदर एक नया जागृति खड़ा किया है. இந்த முறை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மகா கும்பமேளாவானது நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல, அனைத்துலகிலும், உலகெங்கிலும் இது மிகப்பெரிய உள்ளெழுச்சியை, உத்வேகத்தை தட்டி எழுப்பி இருக்கிறது. अब तक देश की लगभग 40% लोग, 51 करोड़ लोग कुंभ की दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है. இதுவரை 51 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மகா கும்பமேளா என்ற உலக மகா திருவிழாவில் பங்கெடுத்து அவர்கள் தீர்த்தமாடி இருக்கின்றார்கள். मित्रों, विशेष करके समाज की सामान्य वर्ग के लोग और विशेष करके युवा वर्ग के लोग कुंभ में निश्चित रूप में दर्शन करने का देश में एक संकल्प किया है, ऐसे ही प्रतीत होती है. நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களில் மிக மிக குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் இந்த முறை எப்பாடுபட்டேனும் நாங்கள் மகா கும்பமேளாவில் நாங்கள் தீர்த்தமாடுவோம், புனித நீராடுவோம் என்று அவர்கள் உறுதி பூண்டிருக்கின்றார்கள். मैं महाकुंभ की इस पवित्र आयोजन के लिए, भव्य आयोजन के लिए, सुव्यवस्था के लिए आपकी ओर से, समग्र देश की ओर से उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஏற்பாடு அல்ல. இத்தனை கோடானு கோடி பேர்கள் வந்து இங்கே புனித நீராடுகிறார்கள். இத்தகைய ஒரு மகத்தான, உலகமே கண்டு வியக்கக்கூடிய ஏற்பாட்டினை செய்தமைக்கு நான் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுக்கு உங்கள் தரப்பாக நான் பாராட்டுதல்களை, என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். मित्रों, तमिलनाडु के पांड्या साम्राज्य के राजा, पांड्या राजा पराक्रम पांड्यन एक बार कहते हैं, निरलम गंगई नीलमलम काशी, यानी सभी जल गंगा के समान पवित्र है. भारत के प्रत्यक्ष भूमि काशी की समान पूजनीय है. தென்காசி என்று காசி விஸ்வநாதருக்கு ஆலயம் அமைத்த பாண்டியன் நீரெல்லாம் கங்கை என்று அவன் இந்த காசியையும் இந்த கங்கையையும் போற்றி இருக்கிறான். इससे क्रांतिकारी बात, इससे भारत को जोड़ने की बात और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा निदर्शन कुछ नहीं हो सकता है. இதைவிட உத்வேகமும் கருத்தூக்கமும் அளிக்கும் கூடிய விஷயம் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்று நம்முடைய பிரதமர் போற்றக்கூடிய ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத், இந்த ஒரு கூற்றுக்கு சான்றாக வேறு என்ன இருக்க முடியும்? इस बार की काशी तमिल संगमम में KTS 3.0 में एक गढ़ जो आज पहुंचा है, जिनकी भव्य स्वागत आज काशी वासियों ने बड़े भव्यता के साथ सुबह सुबह स्टेशन में किया है. ये सब
तमिलनाडु के छात्र, शिक्षक और लेखक लेखिकाओं की समूह आज काशी में पहुंचा है। எப்போதும் போலவே கடந்த இருமுறை நடந்தது போலவே இந்த முறையும் காசிவாசிகள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தங்களுடைய விருந்தினர்களை ஆசிரியர்கள், கைவினைஞர்கள், மாணவர்கள் என்று பல தரப்பட்ட மக்களையும் அவர்கள் ரயில் நிலையத்திலே மிக உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தார்கள். அவர்களுக்கு உங்கள் கரவொலிகள் தான் அவர்களுக்கு இது தெரிவிக்க வேண்டும். और 4 ग्रुप ऐसे आएंगे, एक ग्रुप में किसान और कारीगर आएंगे, एक ग्रुप में प्रोफेशनल्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर आएंगे, छोटे व्यवसायी आएंगे, एक ग्रुप में केवल महिला आएंगे, एसएसजी समूह की बहनें, मुद्रा लोन की बहनें, नमो दीदी की बहनें, ऐसे महिला आएंगे। और 5वां ग्रुप में स्टार्टअप की दुनिया में, इनोवेशन में, नवाचार में, एडुटेक में काम करने वाले सभी रिसर्चर आएंगे। 5 குழுக்களாக தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரவிருக்கிறார்கள். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஸ்டார்ட் அப்பை சேர்ந்தவர்கள், பெண்கள், முத்ரா கடன் பெற்றவர்கள் என்று கைவினைஞர்கள், இப்படி 5 குழுக்களாக இவர்கள் இங்கே வரவேற்கப்பட்டு இவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இந்த 3 இடங்களிலும் செய்விக்கப்பட இருக்கின்றன. इस 5 ग्रुप के अलावा इस बार भारत में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ने वाले जितने भी तमिल विद्यार्थी भाई और बहन हैं, उनका भी एक 6th ग्रुप इस बार काशी तमिल संगमम में 6th ग्रुप के नाते पहुंचेगा। இந்த 5 குழுவினரை தவிர 6வது குழுவாக மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பு இந்த முறை வழங்கப்பட இருக்கிறது. मित्रों, ये सुखद संयोग है। सर्व विद्या के केंद्र काशी की मान्यता ये है, संस्कृत विद्या की, संस्कृत भाषा की ये एक बड़ा प्रयोग भूमि रहा है। वैसे ही दुनिया की एक सबसे पुरानी भाषा तमिल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे संस्कृत और तमिल दोनों राष्ट्रीय भाषाओं की ये संगम महाकुंभ के दौरान तीसरी बार हो रहा है। ये भारत की सिविलाइजेशनल एंटिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ा प्रमाण है। நம்முடைய மொழிகள் அனைத்துமே தேசிய மொழிகள் என்று பிரதமர் பாராட்டினாலும் கூட குறிப்பாக தமிழ் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றினை நாம் பல்வேறு இடங்களிலே பல்வேறு தருணங்களிலே நாம் கண்டிருக்கிறோம். சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் இரு கண்களாக பாவிக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர் இந்த நிகழ்வுக்கு காரணகர்த்தாவாக இருக்கின்றார். मित्रों, हमारी वेदों में, पुराणों में, हमारी तत्वों में हमारी एक मान्यता है, एकोहम बहुश्यामी, एक चेतना अनेक रूप में प्रकट होने वाला ये सभ्यता काशी तमिल संगमम के नाम पे 21वीं सदी में एक अच्छा प्रयोग, अच्छा निदर्शन के रूप में आया है। வடமொழியிலே ஒரு கூற்று உண்டு, ஏகம் சத் விப்ரா பகுதா வதந்தி என்பார்கள். உண்மை ஒன்றுதான், அதை படித்தோர் சான்றோர் பல்வேறு வகையாக அதை பகர்கிறார்கள் என்பார்கள். இறைவன் ஓர் இறைவன், அவன் பல வகையாக பரிமளிக்கின்றான் என்பதையே அடிக்கோடிட்டு அதனையே அடிநாதமாக கொண்டு ஏக் பாரத் சிரேஷ்ட பாரத் நம்முடைய ஒற்றுமையை பறைசாற்றக்கூடிய வகையிலே இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. मित्रों, भारत में कोई मंदिर नहीं है, विशेष करके दक्षिण में और विशेष करके तमिलनाडु में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां काशी विश्वनाथ जी की एक प्रतिमा नहीं है, एक प्रतीक नहीं है। ये प्रमाणित करती है बाबा विश्वनाथ की काशी में विराज है, वैसे ही प्रभु रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में विराजमान है। ये सभी एकाकार है, ये हम भारत में मानते हैं। காசி விஸ்வநாதருக்கு ஒரு சந்நிதியோ அல்லது கோயிலோ இல்லாத தமிழ்நாட்டிலே ஓர் இடம் உண்டா? அனைத்து இடங்களிலும் காசி விஸ்வநாதருக்கு என்று ஒரு சிறப்பிடம் கொடுத்திருக்கிறோம் இல்லையா? அதைப் போலத்தான் இங்கே நாம் உங்களை வரவேற்கும் பொழுது இந்த
தொன்மையை நாம் பாராட்டி போஷிக்கின்றோம். मित्रों, इस बार काशी तमिल संगमम को ऋषि अगस्त्यर जी के नाम पे समर्पित किया गया है। ऋषि अगस्त्यर इसी पवित्र भूमि से तमिलनाडु जाके तमिलनाडु की मूल मंत्र, तमिल भाषा में व्याकरण, तमिल में सिद्ध औषधियों की दुनिया बनाना और उनकी जयंती को आज हम राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में, नेशनल सिद्ध डे के रूप में मनाते हैं. தமிழ் மொழிக்கான இலக்கணத்தை யாத்தளித்தவர் அகஸ்திய முனி. அத்தகைய அகஸ்திய முனி தமிழ்நாட்டிலே அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புகழ் உண்டு, அவரை போற்றுவார்கள். அத்தகைய அகஸ்திய முனியுடைய ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாம் தேசிய சித்த மருத்துவ தினமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம். मित्रों, इस देश में कुछ तत्वों का ऐसे एक नाकाम कोशिश रहती है भारत की अखंडता को एक विचित्र रूप में स्थापित करने के लिए. उसकी विपरीत अगस्त्य मुनि की बौद्धिक योगदान, उनकी आध्यात्मिक योगदान, उनकी भाषा साहित्य की संपन्नता, उनकी विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता, भारत कितना श्रेष्ठ है, जिन्होंने ऋग वेदों में 300 मंत्रों की योगदान करके अपने विशालता का, अपने ज्ञान भंडार का प्रमाण दिया है. அகஸ்திய முனி சற்றேறக்குறைய 300 ரிக்குகளை ரிக்வேதத்திலே அவர் அருளி இருக்கிறார். ஆன்மீக துறையாகட்டும், கலாச்சார துறையாகட்டும், சமயமாகட்டும், மருத்துவமாகட்டும், அகஸ்தியருக்கென்று பிதாமகர் என்று சொல்லக்கூடிய, ஜாம்பவான் என்று சொல்லக்கூடிய அவருக்கென்று ஒரு தனி சிறப்பிடம் உண்டு. मित्रों, हमारी तमिल जनजीवन में, तमिल साहित्य में, तमिल समाज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, तिरुवल्लुवर, सुब्रमण्यम भारती, पटावी रमन शास्त्री जी, महिला कवियत्री में अभियार, अंडाल, करेकल अमिन्यार और कक्की पड़िनियार, ऐसे संतों को, ऐसे महानुभावों को आज मैं काशी तमिल संगमम के अवसर पे इस पवित्र भूमि काशी से प्रणाम करता हूं. அகஸ்திய முனி மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலிருந்து மகத்தான பெரியோர்கள், சான்றோர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக சிலரை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். சர்வேப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள், சர் சிவி ராமன் அவர்கள், திருவள்ளுவர், காசியிலே தன்னுடைய பெரும்பான்மையான கவிதைகளை இயற்றிய மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார், பட்டாபிராம சாஸ்திரி, ராஜேஸ்வர சாஸ்திரி போன்றோரும் பெண் மகா ஆளுமைகளான ஔவையார், காரைக்கால் அம்மையார், காக்கை பாடினியார் போன்றோரை இந்த காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 3வது பதிப்பிலே நான் நினைவு கூர்வதில் பெருமை அடைகிறேன். मित्रों, इस बार 2025 की बजट में 2 ऐसे विषय का आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है जिसके बारे में मैं उल्लेख करना उचित मानता हूं. पहली बार भारत में एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से भारत की सभी पौराणिक तथ्य को, सारे ग्रंथों को, सारे पोथियों को आज के समय में डिजिटलाइजेशन करके उनको एआई जैसे उपक्रम को संलग्न करते हुए उसकी अंतर्निहित अर्थ क्या है, आज के समय में उसकी आवश्यकता क्या है, क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. இந்திய தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கையிலே நம்முடைய இந்திய ஞானம், தொன்மையான நம்முடைய ஞான, நம்முடைய பெருக்கை, அதனுடைய தொகுப்பை, அதனை ஆவணப்படுத்தும் வகையிலே டிஜிட்டலைஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு முன்னெடுப்பை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இதை ஏன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம், அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அந்த ஆவணப்படுத்தலிலே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
मित्रों, दूसरी महत्वपूर्ण विषय इस बार बजट में घोषित हुई है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जिसमें उच्च शिक्षा में यूजीसी हो, यूजीसी से संलग्न विश्वविद्यालय हो, एआईसीटी हो, मेडिकल साइंस हो या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस हो, ऐसे सारे विद्याओं को, सारे पुस्तकों को 22 शेड्यूल लैंग्वेज में भाषांतरित करके, ट्रांसलेशन करके एक डिजिटल महाकुंभ में रखने की व्यवस्था किया जाएगा, जिसके कारण भारत की नई पीढ़ी की विद्यार्थी सभी भाषाओं में जो उपलब्ध ज्ञान भंडार है उसको उस कुंभ में जाके उपयोग कर पाएंगे, ज्ञानी हो पाएंगे। इस प्रकार की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम भारत सरकार ने इस बार बजट में घोषणा किया है। இந்த முறை வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையிலே ஒரு மகத்தான ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னே சொன்னதன் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய உயர்கல்வி துறையிலே அது யுஜிசி ஆகட்டும் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களாகட்டும், மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் படிப்புகள், தொழில் சார்ந்த படிப்புகளாகட்டும், இவை சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களையும் நம்முடைய பட்டியலான 22 பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகளிலும் இவை தொகுக்கப்பட்டு டிஜிட்டலைஸ் செய்யப்படும். இதன் மூலமாக மாணவர்கள், அறிவை தேடுபவர்கள், அவர்கள் சென்று அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை, அதனுடைய அறிவை, அதில் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை பெற வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उसके लिए पंच प्राण की शपथ हमें लेना है। भारत को विकास भी करना है, विरासत के आधार पर करना है। मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। काशी तमिल संगमम को कल्पना करना, उसको काशी में हर एक साल एक अनुष्ठान यज्ञ के नाम में पूरा करने का व्यवस्था करने के लिए मैं दोनों महानुभावों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। 2047க்குள்ளாக வளர்ச்சியடைந்த ஒரு பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தொலைநோக்கு. அந்த தொலைநோக்கிற்காகவும் இத்தனை ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான, உலகே கண்டு வியக்கும் அளவுக்கு இந்த மகா கும்ப மேளாவையும், இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3வது பதிப்பையும் அமைத்தளித்திருக்கும் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் காணிக்கையாக்குகின்றேன். नट्टू नलनील नम्मधु नालन, राष्ट्रीय हित ही हमारी हित है। நாட்டு நலனே நாட்டு நலனில் நம்முடைய நலன். भल्ल का तमिलनाडु, भल्ल का भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। और अब मैं आयोजन की रूपरेखा, संकल्पना और खास तौर से शिक्षा मंत्रालय जो तमाम सहूलियतें उपलब्ध करा रहा है समागम की सफलता के लिए, उस पर प्रकाश डाला। और अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। नमा पार्वती पति हर हर वड़क्कम काशी उनगोलाई काशील वरावेरी किरोम काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सचिव शिक्षा भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति पद्मश्री श्री चामू कृष्णा शास्त्री जी, कुलपति बीएचयू प्रोफेसर संजय कुमार जी, निदेशक आईआईटी बीएचयू प्रोफेसर अमित पात्रा जी, निदेशक आईआईटी मद्रास प्रोफेसर बी कामकोटी जी, काशी तमिल संगमम के तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी और तमिलनाडु से पधारे सभी उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सबके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए
हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4 एस पर आधारित, जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा जो भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन के ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र स्टूडेंट जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये 2 महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। कहते हैं भगवान राम को माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। यहां पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव इस काशी तमिल संगमम के साथ आज से लेकर के 24 फरवरी तक बनने जा रहे हैं, उन्हें काशी के भी दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रयागराज में भी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें समाज जीवन के अलग अलग तबके से जुड़े हुए छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिल्पकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे संत भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए
व्यवसाय से जुड़े हुए, देवालयों की व्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव यहां के रक्षक हैं। माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट, गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्यम भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। हमें इस पूरी परंपरा को जिस पवित्र भाव के साथ आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, यह कार्य हम लोग काशी तमिल संगमम के माध्यम से पिछले दो आयोजनों में देख चुके हैं और तीसरे आयोजन को और भी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। काशी की महत्ता जगजाई रहे। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक है और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त्य ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और दुनिया की इतनी प्राचीन धरोहर को लेकर के चलने वाला एक काशी तमिल संगमम का आयोजन हम सबको हमारी उस विरासत के साथ जोड़ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त्य के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी, उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है,
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणादायक वाणी से ये समारोह और भी गौरवशाली हो गया है। तमिलनाडु की समृद्ध लोक संस्कृति की एक झलक आपको काशी तमिल संगमम के संसदीय क्षेत्र में होता है और ये काशी तमिल संगमम की परिकल्पना भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ही रही है और ये तीसरा वर्ष है इस आयोजन का। इसमें विविध आयोजन होने वाले हैं और काशी और कांची का जो समन्वय है और जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक समन्वय है उसकी बड़ी महिमा रही है पारंपरिक रूप से। जी, जैसे कि एक संबंध अंतर संबंध हम लोग बात करते हैं तो एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि काशी एवं कांची ये एक मुक्तिदायी। और अब गणेशन जी मंच पर ये जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं।
तालियां बजा के धन्यवाद, आभार। काशी और तमिल संगम की आज एक साक्षी बन रहा है सांस्कृतिक समन्वय का, और बड़ी लंबी परंपरा है लोक नृत्य की और कलाकारों की। उससे आज का ये काशी तमिल संगमम का मंच बहुत ही धन्य हुआ है। गणेशन जी, मुझे याद आता है कि आज ऐसे लोक कार्यक्रम को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ये लुप्त न हो जाए। तो बिल्कुल गणेशन जी, ऐसी जो आयोजन के अवसर होते हैं वो इस बात की तसल्ली दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हमारे देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक और धरोहर आध्यात्मिक परंपरा है, कला संस्कारों की, वो ऐसे आयोजनों से समृद्ध होगी।